आप सभी। तो आज सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्या क्या कार्य करता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी अगर हम भूमिका की बात करें या उसकी आवश्यकता की बात करें तो हम जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तो जब भी कोई विश्व युद्ध होता है या किसी भी तरह का युद्ध होता है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें देख, उसके भी दुष्परिणाम हम जो है भुगत रहे हैं कि कई तरह की ऐसे आनुवंशिक बीमारियां हैं जो लाइलाज हो गई है। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमला करना या युद्ध करना उसकी आर्थिक, सामाजिक और उसकी क्षति को हानि पहुंचाना, तो इस तरह के जो युद्ध हो रहे हैं या इस तरह की जो हिंसा किसी भी राष्ट्र के प्रति हो रही है तो उससे जो है कि विश्व में एक आतंक का माहौल व्याप्त हो जाता है। इसलिए मानव समाज भविष्य में इस प्रकार के विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं या जो विभीषिका है उससे बचने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए कई राष्ट्रों ने एक विचार दिया कि हमें एक ऐसे संगठन या एक ऐसे संघ की स्थापना करनी चाहिए जो विश्व में शांति उत्पन्न कर सके, जो ये अनुशासन बना सके कि कोई भी राष्ट्र बिना किसी कारण के किसी अन्य राष्ट्र पे युद्ध न करे या किसी भी तरह की हिंसा न करे। तो इन सारी बातों को लेने के लिए उन्होंने एक संगठन का विचार किया और उसको एक संघ का निर्माण करने के लिए उन्होंने 1949 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन किया, एक विश्व संगठन की रूपरेखा नियोजित की। इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जब इसकी जो स्थापना है वो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसकी सदस्य संख्या 193 अभी वर्तमान में। जब इसकी स्थापना की गई तो उसमें 51 सदस्य थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सदस्य संख्या आज के वर्तमान में 193 हो गई है। भारत भी जो है इसका सदस्य बन गया था, वो है 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। किसी भी संघ के जब हम स्थापना करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं, किन किन उद्देश्यों को लेकर कोई सदस्य संघ बनाया गया। तो उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण किया गया, जब इसकी स्थापना की गई तो इसके भी कुछ उद्देश्य रखे गए कि हम ये संगठन क्यों बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो बात मैंने बताई कि जो है वो है विश्व शांति। विश्व में हर तरफ शांति रहे, अकारण ही कोई किसी के ऊपर हमला ना करे, युद्ध ना करे, किसी में हस्तक्षेप ना करे, किसी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर। तो इसलिए विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का इसका जो सबसे पहला उद्देश्य रखा गया। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है आत्मनिर्णय द्वारा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य परस्पर अच्छे संबंध स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कई सारे अंग बनाए गए हैं जो कार्य करते हैं, जो ये देखते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच में जो संबंध हो वो मैत्रीपूर्ण हो। इसका लिए भी इसका एक ही उद्देश्य रखा गया। अन्य उद्देश्य अगर हम देखें तो वो है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालना। जो भी समस्याएं विश्व में व्याप्त है उनके लिए बैठ के एक सम्मेलन करना और उनके ऊपर विचार विमर्श करके उनका हल निकालना। साथ ही साथ मानवीय अधिकारों की स्वतंत्रता का सम्मान कर उनकी रक्षा हेतु प्रयास करना। इसके साथ ही संघ के कानूनों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना। ये सबसे मुख्य उद्देश्य इसका है कि ये जब संगठन बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ तो उसमें ये निश्चित किया गया कि यदि कोई राष्ट्र जो विश्व कानून है उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, उसको उचित दंड भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो ये कैसे कार्य करती है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग बनाए गए हैं। ये 6 अंग मिलकर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अंग है वो है महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है संरक्षण परिषद। चौथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और लास्ट में हमारा है सचिवालय। तो ये जो इसके अंग हैं इनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये अंग क्या काम करते हैं और किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली संचालित होती है। जो इसका सबसे पहला अंग है उसे हम महासभा या जनरल असेंबली कहते हैं।
तो महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण अंग है, सबसे विशेष अंग है। और इसके जो सदस्य हैं वो सभी प्रतिनिधि, मतलब जितने भी राष्ट्र इस संघ के सदस्य हैं उन सभी के 193 जो सदस्य हैं वो सभी प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहते हैं। सारे रिप्रेजेंटेटिव, एक नेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे उपस्थित होता है। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिवर्ष ये एक अध्यक्ष और एक 7 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अब हम महासभा के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो महासभा है उसका मुख्यालय या उसका जो सम्मेलन है ज्यादातर न्यूयॉर्क में ही होता है, लेकिन कभी कभी अन्य जगहों पे भी आयोजित किया जाता है। महासभा द्वारा विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श द्वारा उन समस्याओं का हल निकाला जाता है। यह सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को चुनती है। यह सुरक्षा परिषद के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और संघ का वार्षिक बजट पास करती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का भी विकास करती है। जो महासभा है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो सारे जो फंक्शंस हैं इसी के द्वारा रन किए जाते हैं, जैसे कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करता है और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भी बनाता है जिसका पालन सभी राष्ट्रों को करना पड़ता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे संघ का। इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य हैं वो हैं आपके यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना के जो ये परमानेंट सदस्य इसमें रहते हैं। और जो 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उसका चुनाव भी महासभा द्वारा किया जाता है और इनका भी चयन महासभा द्वारा किया जाता है। इनकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है और इनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रखा गया है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद क्या कार्य करती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों, उनके निर्णयों का पालन कराती है। जो निर्णय या संघ के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो ये कोशिश करती है कि सारे राष्ट्र उसको पालन करें, उसका अनुपालन करें। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को यह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने का प्रयास करती है। जो भी अंतरराष्ट्रीय विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, उनको निवारण करने के लिए जो सुरक्षा परिषद है वो कार्य करती है। जब कोई राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करता है तब उसके आवेदन पर सुरक्षा परिषद द्वारा सहमति भी आवश्यक होती है। यदि कोई राष्ट्र चाहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाए तो उसके जो कुछ नियम कानून है उनके लिए जो योग्यताएं रखी गई है उनका वो पालन करेगा। इसी के साथ साथ जो सुरक्षा परिषद है वो भी उसको अप्रूव करेगा कि ये राष्ट्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है या नहीं। अब जो इसका तीसरा अंग है वो है संरक्षक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल इसको बोलते हैं। ये जो परिषद है या ये जो संरक्षक परिषद, संरक्षक का मतलब होता है किसी को संरक्षण प्रदान करना। जो राष्ट्र पहले स्वतंत्र रूप से नहीं थे उनके लिए ये बनाई गई है। जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे जिनके ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का शासन चलता था, तो उनको अब जो वो मुक्त हो गए हैं तो उनके लिए उनके अधिकारों की सुरक्षा करना या उनके लिए अधिकार देना उनको, तो ये जो कार्य है वो भी संरक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। जो विश्व के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए संरक्षण परिषद का निर्माण किया गया है। इसके सदस्य जो हैं वो महासभा द्वारा चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनकी भी जो बैठक है वो एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। और इनका जो सबसे मुख्य कार्य है वो है विश्व भर के लोगों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। जो मानवीय अधिकार है लोगों के किसी भी तरह के किसी को प्रताड़ित न किया जाए, उनके अधिकारों का हनन न किया जाए, उनका शोषण न किया जाए। तो ये जो है संरक्षण परिषद ये सारे कार्य वो देखती है कि किसी राष्ट्र में जो लोग हैं उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न किया जाए, उनको वो सारे मानवीय अधिकार दिया जाए जो उनके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो इसका अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का। इस परिषद का गठन महासभा द्वारा किया जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके परिषद का चुनाव इसके सदस्यों द्वारा ही
किया जाता है। इसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो इसी काउंसिल के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम इनके कार्यों की चर्चा करें, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों की, तो यह परिषद विश्व के अनेक राष्ट्रों को उनके विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, तो ये जो इतने भी आर्थिक जो कार्य होंगे, जो फंडिंग का कार्य होगा, वो इस काउंसिल के द्वारा किया जाता है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र हैं, उनको अगर किसी राष्ट्र को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो वो इस काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यह परिषद किसी भी ऐसे राष्ट्र को दंड दे सकती है जो विश्व शांति और सुरक्षा को हानि पहुंचाए। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो कार्य करती है, ये फंक्शंस जो करती है, तो उसमें ये देखती है कि यदि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहता है तो ये उसके ऊपर दंड लगा सकती है। ये इसका पूरा अधिकार उसको दिया गया है। यह मानव जाति के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि के आंकड़े महासभा को प्रेषित करती है। इसका एक और कार्य है कि सभी राष्ट्रों से संबंधित जो आर्थिक है, सामाजिक है, शैक्षिक है, स्वास्थ्य है, इन सभी के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करती है। इन आंकड़ों को इकट्ठे करके वो महासभा को प्रेषित करती है। अन्य जो इसका अंग है, या दूसरा जो इसका अंग है, चौथा पांचवा अंग है, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में हेग में है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और ये जो न्यायाधीश होते हैं इनका चयन भी महासभा द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो, राष्ट्रीय कानूनों का प्राप्त शास्त्री हो, वो ही न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनके ज्ञान होना चाहिए, तो उसी व्यक्ति को वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त करते हैं। इसका जो कार्यालय है वो नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद विवाद का वही मामला आता है जिसमें दोनों पक्ष न्यायालय के फैसलों को स्वीकार करने के लिए वचनबद्ध है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी दो राष्ट्र है, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो यदि दोनों राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं, हम इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने विवाद को रखेंगे और जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो विवाद रखे जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसी कोई भी कार्य वहां पे नहीं किए जाएंगे। जो इसका लास्ट है अंग, वो है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो सचिवालय द्वारा किया जाता है। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। इनके महासचिव का जो चयन है वो सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जिन्हें सहायक उप सचिव भी कहते हैं। जो सचिवालय है उसका जो महासचिव है उसका जो चयन है वो सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। और इनमें कुछ और भी सदस्य होते हैं जिनको हम उप सचिव या महासचिव कहते हैं। इसका कार्य जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की निश्चित समय में बैठकों का आयोजन करना। इसके जो जितने अंग है, चाहे महासभा हो, सुरक्षा परिषद हो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो, संरक्षक परिषद हो, तो ये जितने भी अंग हैं, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो ये जितने भी अंग है इनकी बैठक कब आयोजित करनी है, किस टाइम पे करनी है, तो इनका जो वर्क फ्रेम है, इनका जो वर्क फ्रेम है वो सचिवालय द्वारा बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाले प्रत्येक समझौते का रिकॉर्ड तथा उसका प्रकाशन सचिवालय द्वारा किया जाता है। जितने भी समझौते होते हैं अन्य राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, तो उनका रिकॉर्ड रखना भी सचिवालय का कार्य है और उनका समय समय पर प्रकाशन करना भी सचिवालय का कार्य है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं, किन किन आधिकारिक भाषाओं के आधार पर वहाँ कार्य होता है, तो उसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। एक है आपका इंग्लिश, दूसरा फ्रेंच। जो इंग्लिश है वो उसमें ब्रिटिश एसेंट रखा गया है, अमेरिकन एसेंट नहीं है। फ्रेंच है, और तीसरा रशियन है, चौथा स्पेनिश, और चाइनीज और अरेबिक। ये जो 6 भाषाएं हैं, इन 6 भाषाओं के को आधिकारिक भाषाएं वहाँ पर रखी गई हैं। इन भाषाओं पे ही वहां पे कार्य होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
उसके क्या उपयोगिता है या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके क्या-क्या अंग हैं, किस तरह से वो कार्य करती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछेंगे हमसे और हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय जो हमारा ये महामारी का जो समय चल रहा है, इसमें आप घर पे